हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के स्ट्रेटेजिक मेटल एंड एनर्जी इक्विटी फंड ऑफ फंड की। फंड ऑफ फंड का मतलब कि ये एक ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेगा जो कि दुनिया की गोल्ड माइनिंग और ऑयल एंड गैस सेक्टर वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या आपको इस फंड ऑफ फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई ये मेटल एंड एनर्जी इक्विटी फंड ऑफ फंड क्या है, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने एक यूनिक फंड ऑफ फंड लॉन्च किया है। इसका जो नाम है ये होगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्ट्रेटेजिक मेटल एंड एनर्जी इक्विटी फंड ऑफ फंड। और ये आपको ग्लोबल कंपनीज का एक्सपोजर देगा जो कि गोल्ड माइनिंग और ऑयल एंड गैस सेक्टर से जुड़ी हुई हैं। तो ये काम कैसे करेगा, इसमें आप जैसे एक इंडियन इन्वेस्टर हैं, आप एक नॉर्मल जैसे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं ऐसे ही आप इस फंड में इन्वेस्ट करेंगे। और ये फंड फर्दर नॉर्मली क्या होता है कि म्यूचुअल फंड आपके बिहाफ पे इंडियन शेयर मार्केट से स्टॉक उठाता है। लेकिन इस केस में क्या होगा कि ये फंड फर्दर एक इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट करेगा, जिसका की नाम होगा फर्स्ट ट्रस्ट स्ट्रेटेजिक मेटल एंड एनर्जी इक्विटी यूसीआईटीएस फंड। और ये फंड मैनेज किया जाएगा अमेरिकन फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म फर्स्ट ट्रस्ट एडवाइजर के द्वारा। और ये जो फंड है फर्स्ट ट्रस्ट स्ट्रेटेजिक मेटल एंड एनर्जी इक्विटी फंड, जिसमें कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इन्वेस्ट करेगा, ये एक एक्टिवली मैनेज्ड फंड होगा, यानी कि इसका एक फंड मैनेजर होगा जो कि एक्टिवली डिसीजन लेगा कि इसमें कितना एक्सपोजर बढ़ाना है कम करना है। और अगर इसकी हिस्ट्री की बात की जाए तो इसको फरवरी 2021 में लॉन्च किया गया था। और इसका यानी कि लंबा इतिहास नहीं है, लेकिन आने वाले पेजेस में हम इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। और अगर हम शुरू से इसकी बात करें सिंस इंसेप्शन यानी कि फरवरी 2021 से नवंबर तक इसने 17.21% की रिटर्न दी थी। और वहीं जो इसकी बेंचमार्क रिटर्न असेट्स हैं यानी कि जो गोल्ड और ऑयल, उनकी रिटर्न 12% के आसपास थी। और ये जो न्यू फंड ऑफर है ये एक नया फंड है, अभी ये एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन आप 17 जनवरी से 31 जनवरी तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये अलॉट हो जाएगा। और अब अगर बात की जाए कि भाई आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने ऐसा फंड क्यों चूज किया है जो कि गोल्ड और ऑयल एंड गैस रिलेटेड कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, तो उसका रीजन है कि अगर आप भारत में लोकली इन्वेस्ट करते हैं यानी कि इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में, तो भारत में ऐसी बहुत ज्यादा कंपनीज नहीं है जो कि गोल्ड माइनिंग में या ऑयल एक्सप्लोरेशन या एक्सट्रैक्शन में बहुत बड़े स्केल पे इन्वॉल्व हो। तो इस तरह से आप अपने फंड को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, ये एक नए सेगमेंट में आपको एक्सपोजर देगा। और दूसरा रीजन ये है कि अगर ऑयल एंड गोल्ड की बात की जाए तो ये सबसे ज्यादा इंपोर्ट करने वाली असेट्स हैं, यानी कि भारत इसको सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है। और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपको हेजिंग भी प्रोवाइड करेगा कि कल को अगर रुपी डेप्रिशिएट होता है और ऑयल और गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं तो आपको ये हेजिंग देगा, जितना भी आपको लोकल मार्केट में रुपी के डेप्रिसिएशन से लॉस होगा उतना ही आपका पोर्टफोलियो ऑयल और गोल्ड प्राइसेस बढ़ने से बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो रुपी में डेप्रिसिएशन होता है, रुपी से जो इसका कोरिलेशन रहता है ऑयल एंड गोल्ड का, तो उसके बिहाफ पे ही इसमें इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। यानी कि शुरू में जैसे मान लो कि वो 50-50% ऑयल और गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद वो देखते हैं कि गोल्ड का कोरिलेशन रुपी के साथ क्या है और ऑयल का क्या है। अगर जिसका कोरिलेशन लोएस्ट होता है तो उसके बेसिस पे ये ओवरवेट उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि यहाँ पे कोरिलेशन गोल्ड में ज्यादा था नेगेटिवली, तो यहाँ पे इन्होंने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट अपनी बढ़ा दी। उसके बाद ये भी चेक करते हैं कि किस असेट की रिटर्न ज्यादा आ रही है, तो गोल्ड की रिटर्न 2% आ रही थी, ऑयल की 1% आ रही थी, -1%, तो इन्होंने गोल्ड में फर्दर 70% कर दी। ये एक सिर्फ इलस्ट्रेशन पर्पस के लिए है, ये कोई एक्चुअल डेटा के बेसिस पे नहीं है। तो ये आपके जो एक्सपोजर है गोल्ड और ऑयल एंड गैस कंपनीज में ये 70 से 30% के बीच में रखेंगे, यानी कि मैक्सिमम 70% और मिनिमम 30%। जो दिसंबर 2021 का जो डेटा बताता है, तो इस जो फंड है उसका जो ऑयल एंड गैस और गोल्ड में जो अभी एक्सपोजर है, वो ऑयल एंड गैस कंपनीज में 69% है और गोल्ड माइनिंग वाली कंपनीज में 31% है।
और अब अगर बात की जाए कि जो कंपनी की स्ट्रेटेजी है कि अगर रुपी और इन असेट क्लास का कोरिलेशन के बेसिस पे ये अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी डिसाइड करेंगे, तो उसको इन्होंने बैक टेस्ट भी किया है 2006 से 2020 के डेटा पे। तो आप इस पेज पे देख सकते हैं कि 2006 से 2020 में गोल्ड स्टॉक्स ने कितनी रिटर्न दी है हर साल में, और ऑयल स्टॉक ने इंडिविजुअली कितनी रिटर्न दी है। और अगर इन्होंने दोनों ही असेट क्लास में 50-50% इन्वेस्ट किया होता तो इनकी रिटर्न क्या रहती। और यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि जो इनकी स्ट्रेटेजी है कि जब कोरिलेशन के बेसिस पे अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो एक पर्टिकुलर असेट में बढ़ा देते हैं और उसकी रिटर्न के बेसिस पे बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने बैक टेस्टिंग से बताया कि अगर ये वाला फॉर्मूला ये 2006 से 2020 के बीच में लगाते तो इस फॉर्मूले से इस फंड की कितनी रिटर्न आती। तो आप चार्ट में यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सबसे ऊपर की लाइन है ये इनकी मेटल एंड एनर्जी स्ट्रेटेजी जो बोल रहे हैं उसके हिसाब से इनकी रिटर्न सबसे ज्यादा होती, जितना कि अगर आप इंडिविजुअली गोल्ड स्टॉक्स में या ऑयल स्टॉक्स में करते या इवन इक्वली करते तो उस केस में आपकी रिटर्न कम आती। और अब अगर हम स्पेसिफिकली इस फंड की बात करें जिसमें कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इन्वेस्ट करेगा, तो ये एक नया फंड है, इसको फरवरी 2021 में लॉन्च किया गया था। लेकिन तब से अगर हम इसके बेंचमार्क यानी कि अगर हम 50-50 ब्लेंड करके गोल्ड और ऑयल के स्टॉक्स को देखें और उनकी परफॉर्मेंस के साथ इसको मेजर करें, तो आप देखेंगे कि ओवरऑल फरवरी से लेकर के ये डेटा 30 नवंबर तक है, तो इनके फंड ने 17.21% की रिटर्न दी है। लेकिन अगर यही पैसा आपने आधा आधा गोल्ड और ऑयल कंपनीज में लगाया होता तो उनकी 11.94% रिटर्न आती। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि हर क्वार्टर में इनकी रिटर्न उन बेंचमार्क से बेटर रही है, और उसका रीजन ये है कि एक्टिवली मैनेज फंड है और ये अकॉर्डिंगली अपनी सिचुएशन के हिसाब से अपनी असेट क्लास में जो इनका एक्सपोजर है वो बढ़ाते घटाते रहते हैं। और अब अगर बात की जाए कि वो कौन सी कंपनीज हैं जिसमें कि ये फंड इन्वेस्ट करेगा, तो वो गोल्ड और ऑयल से रिलेटेड ही कंपनीज होंगी, लेकिन इसकी रीबैलेंसिंग हर महीने की जाती है, यानी कि हर महीने कुछ कंपनीज नई लाई जा सकती हैं, कुछ उसमें से हटाई जा सकती हैं, और कुछ में ज्यादा एक्सपोजर लिया जा सकता है, कुछ में कम लिया जा सकता है। तो इसकी जो रीबैलेंसिंग है हर महीने होती है। तो 30 नवंबर का अगर हम देखें तो आप ये 20 जो टॉप कंपनीज हैं उसका आप नाम देख सकते हैं, जिसमें कि कुछ पहले ऑयल सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है जैसे कि शेवरॉन कॉर्पोरेशन, एक्सॉन मोबिल, उसके बाद कुछ गोल्ड माइनिंग से रिलेटेड कंपनीज हैं। और अगर आप कंट्री वाइज एक्सपोजर देखोगे तो यूनाइटेड स्टेट्स में इसमें सबसे ज्यादा कंपनीज यूनाइटेड स्टेट्स की हैं 61% के आसपास, उसके बाद कनाडा की 28%, उसके अलावा दूसरे भी जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटेन, रशिया, साउथ अफ्रीका, तो बहुत सारे ग्लोबल कंपनीज जो कि टॉप कंपनीज हैं ऑयल और गोल्ड की, उसमें ये इन्वेस्ट करते हैं। हालांकि इनकी ये श्योर करते हैं कि ये सिर्फ ऑयल एंड गैस और गोल्ड से रिलेटेड कंपनीज हो। तो इनकी टोटल 124 कंपनीज में होल्डिंग है, जिनका की एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर कंपनीज का देखा जाए तो 10.68 बिलियन यूएस डॉलर में आता है। और क्योंकि इनकी वेटेज उसमें ज्यादा होती है जो कि बड़ी कंपनीज हैं, तो इनका एवरेज वेटेड मार्केट कैपिटलाइजेशन 46.95 बिलियन यूएस डॉलर आता है। इन कंपनीज की जो डिविडेंड यील्ड है 2.8% है। और इसमें जैसे जो गोल्ड से रिलेटेड कंपनीज हैं वो 43 है, और गोल्ड स्टॉक्स में इनका एक्सपोजर 29.3% था नवंबर एंड में। और ऑयल से रिलेटेड 81 स्टॉक्स हैं जिसमें कि 69.6% का एक्सपोजर है। अब आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये जो ऑयल स्टॉक्स का एक्सपोजर 69 से 50 हो जाए, 40 हो जाए, लेकिन ओवरऑल ये मिनिमम एक्सपोजर 30 रखते हैं और मैक्सिमम एक्सपोजर 70। और अब अगर बात की जाए कि भाई ये इंडिया से बाहर कंपनीज में ही क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, और अगर कर भी रहे हैं तो यूएस वगैरह में ही क्यों नहीं कर रहे, बाकी दुनिया भर की कंपनीज में क्यों कर रहे हैं, तो उसका रीजन ये है कि आप देखेंगे कि डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे डिफरेंट इकोनॉमीज अच्छा करती हैं। जैसे कि 2015 में फ्रांस, जर्मनी और यूएस ने बहुत अच्छा किया था, लेकिन इंडिया ने अच्छा नहीं किया था। लेकिन उसके बाद 2017-18 में देखें तो इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी थी, ब्राजील की अच्छी थी, लेकिन और कुछ इकोनॉमीज अच्छा नहीं कर रहे थे। तो ऐसे आपको ये डाइवर्सिफाई करता है कि आपका अगर सब कंट्रीज में एक्सपोजर होगा तो आपको हो सकता है कि किसी ना किसी टाइम पे कोई कंट्री की इकोनॉमी अच्छा कर रही हो, तो ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो को वो डाइवर्सिफाई कर देगा। और क्योंकि ये एक्टिवली मैनेज फंड है, तो इसमें जो फंड मैनेजर होगा वो डिसीजन लेगा बेस्ड ऑन कि कौन सी इकोनॉमी अच्छा कर रही है।
उसके बाद अगर बात की जाए कि भाई भारत से बाहर करने की क्या जरूरत है, तो भारत की मार्केट डेफिनेटली वन ऑफ द ग्रोइंग मार्केट है। लेकिन अगर हम दुनिया के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें कि भाई दुनिया की अगर सारी कंपनीज का अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा जाए, तो उसमें से सिर्फ 3% भारत में आता है, तो आप बाकी का 97% मिस कर रहे हैं। तो उस वजह से भी ये आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकता है। इसके अलावा अगर हम पिछले कुछ सालों में देखें तो 2018 के बाद से जो भारतीय हैं उनका जो ग्लोबल कंपनीज में एक्सपोजर लगातार बढ़ रहा है, वो यूएस की कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दूसरे देशों की कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि 2018 में ये जहां पे 2702 करोड़ रुपए के आसपास होता था, अब ये बढ़ के 89,000 करोड़ के आसपास हो गया है यूएस यूएस में। इसके अलावा आप सभी कंट्रीज में देखेंगे कि एक्सपोजर कहीं ना कहीं बढ़ा है, और ग्लोबली भी एक्सपोजर जो कि नेट आउटफ्लो था तो 2018 में 470 करोड़ का, वो बढ़ करके अब एक बहुत बड़ा अमाउंट बन चुका है। तो इस तरह से इंडियंस बहुत ज्यादा ग्लोबली इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर ये यूएस में इन्वेस्टमेंट जा रही हैं, और यूएस में भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनी आप देखते होंगे कि हम ज्यादातर बात करते हैं नेटफ्लिक्स की, फेसबुक की, गूगल की, अमेजोन की। तो इन कंपनीज में ज्यादातर हमारा पैसा जा रहा है, लेकिन स्पेसिफिकली जो दूसरे सेक्टर्स हैं उसमें अभी भी इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है। और अब अगर बात की जाए कि भाई अल्टीमेटली हमको क्या इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, तो एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि भाई इसमें सबसे बड़ा रिस्क ये है कि हमारा जो शिफ्ट हो रहा है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ हो रहा है। ऐसे टाइम में अगर हम ऑयल से रिलेटेड कंपनीज में या गैस से रिलेटेड कंपनीज में करते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म में एक रिस्क हो सकता है। एक तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में हम मूव कर रहे हैं, दूसरा जो ट्रेडिशनल फ्यूल हैं जैसे कि डीजल, गैसोलीन, पेट्रोल वगैरह, उनकी जगह पे अब रिन्यूएबल फ्यूल्स या हाइड्रोजन को यूज किया जा रहा है। तो उस तरह से एक ये रिस्क बनता है। लेकिन एट द सेम पॉइंट आप जानेंगे कि भाई अभी एक बहुत लंबा टाइम लगेगा ट्रांजिशन होने में, और आज की डेट में भी इंडिया का जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट होता है वो ऑयल और गोल्ड का होता है। और तभी आप डेफिनेटली कोल इंडिया में इन्वेस्ट करते होंगे शायद, जबकि ये जानते हैं कि कोल इंडिया अल्टीमेटली रिन्यूएबल सोर्सेज पे जब हम मूव करेंगे तो कोल की डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन हमें पता है कि इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो उस टाइम का अगर हम फायदा उठाना चाहते हैं और हाई रिस्क एपेटाइट है हमारी, ऐसे कुछ इन्वेस्टर्स हैं, तो आप कुछ पार्ट अपने पोर्टफोलियो का इधर जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी इन्फ्लेशनरी प्रेशर आएगा वो आपको उसके लिए हेजिंग मिल जाएगी, क्योंकि जितना इसमें ऑयल और गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं उतना ही नॉर्मली इन्फ्लेशन होता है, तो उस वजह से आपको हेजिंग मिल जाएगी। उसके अलावा अगर कोई रुपी डेप्रिसिएशन होता है तो उसका बोनस मिल जाएगा आपको। और इसके अलावा आपके लिए एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि भाई तभी आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए जबकि आपको सेक्टोरल फंड्स की अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि ये स्पेसिफिक है। ये हो सकता है कि इनका कोई साइकिल ऐसा आए जिसमें कि ये बहुत ही अच्छा करें, और ऐसा कुछ साइकिल आए जिसमें कि बहुत खराब करें। हालांकि ये एक एक्टिवली मैनेज्ड फंड होंगे, बट फिर भी जब तक आप इन सेक्टर्स को स्पेसिफिकली नहीं समझते तो आप इसको अवॉइड कीजिए। अगर आप सेक्टर समझते हैं तभी आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। उसके अलावा अगर आपका इंटरनेशनल इंटरनेशनल कंपनीज में ऑलरेडी एक्सपोजर है, लेकिन आप टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनी तक ही लिमिटेड है, यानी कि आप फेसबुक, amazon, गूगल, इस टाइप की कंपनीज में ही इन्वेस्ट करते हैं, तो उस केस में आप नॉन टेक पोर्टफोलियो में भी थोड़ा बहुत एक्सपोजर ले सकते हैं। लेकिन ओवरऑल एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि ज्यादा से ज्यादा आप जो टेक्निकल एलोकेशन करें वो 10 से 15% अपने टोटल पोर्टफोलियो का करें, उससे ज्यादा इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की हो सकता है। और अब अगर स्पेसिफिकली कुछ स्कीम से रिलेटेड बातें की जाएं, तो आप ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का जैसे कोई नॉर्मल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, आप वैसे ही इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी एनएफओ की तरह यानी कि न्यू फंड ऑफर की तरह खुला है, ये 17 जनवरी को ओपन हुआ था और 31 जनवरी तक ओपन रहेगा। इसके अलावा इसमें आप मिनिमम जो अमाउंट है वो 1,000 रुपए का है, और इसका जो प्लान की जो ऑप्शंस है वो बोथ डिविडेंड और ग्रोथ ऑप्शन है, यानी कि आप ग्रोथ भी ले सकते हैं, डिविडेंड भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप इसको रेगुलर किसी अपने ब्रोकर के थ्रू भी करा सकते हैं, या डायरेक्टली आईसीआईसीआई प्रू या जैसे कि पैसा बाजार या इस टाइप की है जो ऐप आती हैं उनके थ्रू भी आप कर सकते हैं। आइडियली आपको डायरेक्टली करना चाहिए, उससे आप थोड़ी और कमीशन बचा पाएंगे। और इसमें एग्जिट लोड की बात की जाए, तो अगर आप पहले साल के अंदर यानी कि 1 साल के अंदर अंदर अगर आप इसमें से निकलते हैं, रिडीम करते हैं, तो आपको 1% ऑफ एनएवी जो भी एप्लीकेबल होगी उसका एग्जिट लोड लगेगा। लेकिन अगर 1 साल के बाद आप इसमें रिडीम करते हैं तो कोई एग्जिट लोड नहीं होगा।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सभी क्वेश्चंस का जवाब दूं। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।